नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज हम पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भाग एक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को बारे में बात करेंगे और इसमें हम कुछ ट्रिक का और कंसेप्ट दोनों को लेके चलेंगे। साथ ही साथ कुछ चित्रात्मक प्रस्तुति और डायग्राम की भी हम हेल्प लेंगे और लास्ट ईयर के जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उसको भी देखेंगे। तो निश्चित रूप से आपको इस पार्ट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक में लाभ मिलेगा। तो चलिए तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉलिटी का यानी संविधान का भाग एक जो है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो संविधान के भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये संघ किस प्रकार का होगा? ये संघ का मतलब यूनियन से है या फेडरल से है? तो साथियों, भारत में संघ का मतलब यूनियन से है, जबकि अमेरिका में संघ का मतलब फेडरल से होता है। तो यहाँ भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ संघ का मतलब फेडरल से नहीं है बल्कि संघ का मतलब यूनियन से है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये यूनियन और फेडरल क्या चीज़ है? तो साथियों, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिकी संविधान में राज्यों के संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है। जहां भारतीय यूनियन अर्थात राज्यों के संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, वहीं पर फेडरल जो है संघ एवं राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है। भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, जबकि फेडरल के अंतर्गत राज्य कुछ शर्तों के आधार पर अलग भी हो सकते हैं। यूनियन के अंतर्गत राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों के गठन इत्यादि के लिए केंद्र को राज्यों की अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फेडरल के अंतर्गत जितने भी हमने अभी आपको बताए उपयुक्त कार्य, उसके लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक है। संविधान की पहली अनुसूची, ठीक है, संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार की चर्चा होती है। ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे, ऐसा पहली अनुसूची में है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या है। तो साथियों, अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वे विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिसे वे ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 में ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये भारतीय संघ में ऐसे राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करती है जो भारत राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस चित्र के माध्यम से कि एक छात्रा है जो परीक्षा देने आई है और उसके प्रवेश पत्र को सुरक्षा गार्ड चेक कर रहे हैं, उस प्रवेश पत्र को, जिससे कि उसको एंट्री मिल जाए। ठीक है। तो आपने अभी क्या देखा कि आर्टिकल 2 को याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 2 में क्या दे रखा है। तो उसमें ये दे रखा है कि भारतीय संघ में ऐसे राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है जो भारत राज्य क्षेत्र का हिस्सा ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? भारत राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। इस बात को और भी तरीके से आप समझ जाएंगे, अभी मैं आपको और एग्जांपल देकर समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रवेश और स्थापना
ये दो शब्द जो दिए गए हैं आर्टिकल 2 में, इसको क्या समझें और कैसे याद रखें। तो साथियों, इसका एक ट्रिक है कि लड़की जो है या जो छात्रा है वो कह रही है कि प्रवेश दो, एंट्री दो, तो सुरक्षाकर्मी कह रहा है प्रवेश पत्र दिखाओ। साथ ही साथ वो सुरक्षाकर्मी पूछ लेता है कि प्रवेश लेकर करोगी क्या। तो लड़की कहती है परीक्षा देकर अपने कैरियर की स्थापना या इस्टेब्लिश करूँगी, अपने अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करूँगी, इसलिए मुझे प्रवेश चाहिए। तो प्रवेश या स्थापना हम आर्टिकल 2 से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी कि प्रवेश दो, तो इस दो को हम दो समझेंगे, ठीक है, इस दो को हम दो समझेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रवेश को इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। फिर उस लड़की ने ये बात कही कि मुझे अपने कैरियर की स्थापना करनी है, तो इससे हम इसको रिलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम आर्टिकल 2 को याद करेंगे। अब देखिए छात्रों, साथियों, ये जो कंसेप्ट है वो एक्सटर्नल है। आर्टिकल 2 जो है वो थोड़ा एक्सटर्नल है। कैसे एक्सटर्नल है? तो साथियों, जैसे ये मान लिए इंडिया है। अब इंडिया इंडिया में ऐसा कोई क्षेत्र जो भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसकी एंट्री अगर हम करा लेते हैं इंडिया में, यानी कि हम उसको प्रवेश करा रहे हैं, यानी कि वो भारत से बाहर है, इसलिए वो एक्सटर्नल है। तो ये कंसेप्ट जो आर्टिकल 2 है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की, वो इंटरनल होगा, ठीक है साथियों। तो आर्टिकल 2 क्या है, वो किन राज्य क्षेत्र की प्रवेश करा रहा है, जो भारत का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन हम उसका प्रवेश करा देते हैं भारत में, तो वो आर्टिकल 2 में है। फिर है इस्टेब्लिशमेंट। ये क्या मतलब हुआ? तो साथियों, ऐसा कोई क्षेत्र जिसको हमने क्या किया, उसको स्थापित कर लिया, एक क्षेत्र को मान्यता दे करके, और फिर बाद में उसको हमने शामिल कर लिया इंडिया में। तो इस प्रकार से एंट्री और इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों कंसेप्ट आर्टिकल 2 में शामिल हो गए हैं। और चूंकि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया के बाहर का हिस्सा है, इसलिए ये कंसेप्ट है एक्सटर्नल आर्टिकल 2 का। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 को लेकर के। तो साथियों, आर्टिकल 3 जो है वो क्या कहता है कि नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित है। तो वो कौन है? आर्टिकल 3, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 3 में क्या है कि किसी राज्य में से उसका जो राज्य क्षेत्र है अलग करके, या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर कोई नया राज्य हम बना लेते हैं, तो वो भी हम आर्टिकल 3 के अनुसार ही करते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि आर्टिकल 3 के हिसाब से कि अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक जो होते हैं वो अनुमति के लिए किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या करता है? वो राज्य विधानमंडल में भेजता है, और उसके बाद जब वो वहाँ से वापस राष्ट्रपति के पास पहुँचता है, फिर वो संसद में प्रस्तुत करते हैं, और इसके अलावा कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन वाले जो विधेयक होते हैं साथियों, किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक कहाँ दिए जाते हैं? राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। अब ये ऊपरी लाइन आप देख रहे हैं ना, इसको अब हम विस्तार पूर्वक समझाते हैं। फिर क्या होता है? राष्ट्रपति किसको भेजता है? तो साथियों, राष्ट्रपति भेजता है संबंधित राज्य विधानमंडल को, जिसके उस राज्य विधानमंडल को उस राज्य के विधानमंडल के पास जहाँ पे केंद्र सरकार को कुछ परिवर्तन करना है, चाहे नाम में, क्षेत्र में, सीमा में, तो उस राज्य के राज्य विधानमंडल में वो विधेयक भेजा जाता है राय के लिए। अब होता क्या है कि अब वो राय देता भी है तो वो बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। तो उस राज्य के राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है।
अब ये राज्य विधानमंडल जो है अपनी राय देगा, लेकिन उसके मानने या न मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब वो राय राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है तो वापस क्या करता है राष्ट्रपति, वापस संसद को भेज देता है जिस पटल से वो विधेयक आया होता है। फिर संसद क्या करती है, एक साधारण बहुमत से परिवर्तन कर देती है। अब वो परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, उस राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित हो सकता है वो। अब ये मामला जो है वो इंटरनल है। कैसे इंटरनल है, जैसे मान लिया आप ये देख रहे हैं गोला, इसमें क्या है साथियों, इसमें क्या है कि ये आप वाइट कलर का देख रहे हैं, ये क्या है, एक राज्य हम बना रहे हैं, ठीक है। और पीला पीला जो गोला है वो इंडिया है, और ये जो सफ़ेद गोला देख रहे हैं, मान लिए कि जो संसद है वो चाहती है कि इस क्षेत्र में मैं एक नया कोई राज्य बना दूं, ठीक। तो ये मामला कैसा दिख रहा है आपको, इंडिया के भीतर का मामला है, इसलिए ये इंटरनल मामला है। जबकि आर्टिकल 2 वाला मामला कैसा था, एक्सटर्नल था। इतना विस्तार पूर्वक आपको कहीं यूट्यूब वीडियो पर नहीं देखने को मिलेगा जितना मैंने आपको समझाया है। अब देखिए आर्टिकल 4 के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि। अब देखिए आप ये देख रहे होंगे ना, ये क्या चीज़ है, तो साथियों एंट्री और एग्ज़िट, ये दो गेट दिखाए गए हैं ना, तो ये एंट्री जो है वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 2 से, प्रवेश और स्थापना। और आर्टिकल 3 किससे संबंधित है, चेंजिंग करने से। और सी, चेंज का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो है सी, और सी की जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3। जैसे आप रीजनिंग में देखते होंगे कि ए को 1 माने तो बी को 2 मानोगे, तो सी को 3 मानोगे। इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे कि परिवर्तन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, वो तो 3 है, तो हम चेंज को सी और सी को 3 से रिलेट करके आर्टिकल 3 याद कर लेंगे। तो ये भी एक ट्रिक है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 इन दोनों में से किसी के द्वारा भी कोई विधि बनाई गई है तो वो क्या है, अनुच्छेद 3 के 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अर्थात इस तरह से ये एक साधारण बहुमत के माध्यम से निर्मित किया जा सकेगा, ठीक है भाई। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप देख रहे होंगे चारपाई पे ये 2-3 लोग बैठे हुए हैं, तो चारपाई का मतलब आर्टिकल 4 हो गया, और ये 2 और 3 का मतलब ये हो गया आर्टिकल 2 और 3 के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये ट्रिक भी आप समझ के याद कर सकते हैं, आप जीवन में भूलेंगे नहीं अगर आपने ये वीडियो थोड़ा सा भी देख लिया है तो। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बेरुवारी केस की। तो बेरुवारी बाद में हुआ क्या था कि उच्चतम न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय थे उसने ये अभिधारित किया था कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद, ठीक है, किसी राज्य के किसी राज्य या उसके भूभाग का हस्तांतरण किसी दूसरे देश को नहीं कर सकती है। अब जैसे कल को अगर हम चाहें कि हम चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर हम किसको दे दें, पाकिस्तान को दे दें, तो ये क्या ये संभव है क्या, आप बताइए जरा सोच करके। तो आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी राज्य के किसी भी भूभाग का हस्तांतरण किसी दूसरे देश को नहीं कर सकती है। यह कार्य संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसके अंतर्गत अगर आप विधि बनाओगे तो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आर्टिकल 3 के तहत संसद के किसी राज्य के भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपना चाहेंगे तो वो 368 से होने वाले संशोधन की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है साथियों। अब जैसे कि
अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि बेरुवारी बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि भाई क्या कहा, ये कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी राज्य के भूभाग का हस्तांतरण दूसरे देश को नहीं कर सकती है। उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके बाद 9वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 9वें संविधान संशोधन 1960 में क्या हुआ था भाई, 1960 ये हुआ था कि भारत ने क्या किया, बेरुवाड़ी, ठीक है, एक जगह है बेरुवाड़ी संघ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक है, ये किसको सौंप दिया था, ये सौंप दिया था पाकिस्तान को, ठीक है। अब आप कहेंगे पाकिस्तान को कैसे सौंप दिया था, तो भाई पूर्वी पाकिस्तान था ना, जो बांग्लादेश है आज का, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये उसको सौंप दिया था। फिर उसके बाद 2015 में हुआ 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 आया। इसमें क्या हुआ था कि भारत ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए थे, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ा, संविधान संशोधन करना पड़ा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, अब इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जून 1948, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए सर्वप्रथम जून 1948 में न्यायमूर्ति S.K. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत, ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग का क्या किया, गठन किया, ठीक है। और आयोग ने दिसंबर 1948 को क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट में भाषा के बजाय प्रशासनिक आधार पर क्या किया, राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। जिससे होता क्या है, उससे असंतोष फैल जाता है, ठीक है। जून 1948 की बात है ये। फिर क्या होता है, दिसंबर, इसके बाद दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस ने एक 3 सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनको शामिल किया। और इस समिति को JVP समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, JVP, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तो JVP समिति भी बोलते हैं इसको। इसने अप्रैल 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। फिर अक्टूबर 1952 में तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और 56 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी करनूल थी। इससे क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई। अतः सरकार द्वारा क्या हुआ, दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, ठीक है, गठित की गई। और इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे, KM पाड़िकर और हैदरनाथ कुंजरू। फिर क्या हुआ, तो साथियों 1955 में फजल अली आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को एक प्रमुख आधार माना, परंतु किंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और आंशिक परिवर्तन के बाद ये रिपोर्ट बाद में स्वीकृत हो भी गई। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, पारित हुआ और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित करके राज्यों के पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो पहले राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया, का, खा, गा, घा। राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी नए राज्यों का निर्माण जारी रहा और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में क्या कर दिया, बांट दिया। जम्मू कश्मीर का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर एवं जम्मू है और इसके पहले उपराज्यपाल है जीसी मुर्मू। तो वहीं लद्दाख का को 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू है। मतलब इसको जम्मू कश्मीर में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है साथियों, लद्दाख का जो हेडक्वार्टर है वो लेह व कारगिल है और इसके पहले उपराज्यपाल कौन बने, आर.के. माथुर। 26 जनवरी 2020 को 2 संघ शासित प्रदेशों दादर और नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव बना दिया गया। कब बना दिया गया, 26 जनवरी 2020 को। साथियों, नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां जैसे कि पौंडीचेरी आप देखेंगे पौंडीचेरी, यनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, करिकल, ठीक है, ये जो क्षेत्र थे वो भारत को सौंप दिए और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए और इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघराज क्षेत्र का गठन किया गया। फिर 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। कब की गई, 1960 में। फिर देखिए भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। वहीं 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा को 2 राज्य बना दिए गए। पंजाब बांट करके पंजाब और हरियाणा बन गए 2 राज्य। कब बन गए, 1966 में। कैसे याद करें, ट्रिक है इसका साथियों कि देखिए पंजाब में जो पंजा है ना, पंजा इसका मतलब है कि हाथ के पंजे में 5 उंगली होती हैं। लेकिन अगर बात करें ऋतिक रोशन की तो ऋतिक रोशन के पंजे में 6 उंगली हैं। तो ये तो बहुत हैरानी वाली बात हो गई। जनरली तो 5 उंगलियां होती हैं लेकिन ऋतिक रोशन के हाथों में 6 उंगलियां हैं। तो इस तरीके से आप 6 का मतलब 66 से जोड़ करके याद कर लेंगे कि पंजाब का विभाजन कब हुआ था, 1966 में। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब हिमाचल प्रदेश, ठीक है, को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो अब इसे याद कैसे करें, कोई ट्रिक है क्या?
तो साथियों उसकी ट्रिक मैं बना देता हूँ आपको, अब वो आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन हमें तो याद करना ही है। तो साथियों 71, आप क्या देख रहे हैं, 71, 71 का मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है, क्या करना, इकट्ठा करना। तो अगर आपने हिम यानी कि बर्फ़ इकट्ठा करते हो तो मम्मी आके कहती हैं चल यहाँ से भाग, चल, बोलती है ना, डांटती हैं। तो अगर हिम यानी कि आपने बर्फ़ इकट्ठा, ओले पड़ते हैं ना, ओले, ओले जब पड़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, ओलों को इकट्ठा करने लगते हैं। उसी ओलों को अगर हम कहें तो उसको हिम हिम भी बोल सकते हैं, हिम माने भी तो बर्फ़ होती है। तो माँ क्या कहती है कि क्या इकट्ठा कर रहा है, भाग यहाँ से, सर्दी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट करके याद कर लेंगे कि 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1 जनवरी 1972 ईस्वी में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब इसको कैसे याद करें, तो 72 को क्या कर लो, ये समझो कि 72 नहीं है, ब्याह है, ब्याह, ठीक है, 72 को हम ब्याह बना लेते हैं। और ब्याह यानी कि शादी जब होती है, शादियाँ होती हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है कि भाई दूल्हे को तो भैया मनी मिलती है, ठीक है, बारातियों को क्या मिलती है, पूड़ी, एक मांगो तो तीन तीन पूड़ियाँ मिलती है, नहीं मिलती है। और सब कार्यक्रम अच्छा खासा होता है, लेकिन तभी क्या होता है, बारिश हो जाती है तो सब पानी फिर जाता है ना। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इसका संबंध 1972 से है, यानी ब्याह से है। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट है कि 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अब हमको 75 और सिक्किम को अगर याद रखना है तो ऐसे याद करो कि एक कोई सिक्का है और कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, वो इसको क्या कर रहा है, पिचकाने की कोशिश कर रहा है ना, सिक्के को पिचकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिचकेगा नहीं, पिचकेगा ना, बहुत मजबूत होता है, मैंने कई बार ट्राई किया है। लेकिन सिक्का जो होता है ना इतना मजबूत होता है कि आप उसे कितना भी पिचकाने की कोशिश करो पिचकेगा नहीं, उसका जो धातु होता है बहुत मजबूत होता है। तो इस तरीके से हम 75 और सिक्किम को भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो कैसे याद करें भाई, तो एक बात बताओ, 87 को हम करेंगे सताना, पिताड़ना, है ना, 87 को हम याद करेंगे कोई कुछ सता रहा है, अगर कोई आपको सता रहा होगा 87 को ऐसे याद करें। तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे मी माने मैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं तो भैया ज़ोर ज़ोर से क्या करूँगा, मचाऊँगा शोर, है ना। कोई आपको अगर सता रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मैं तो भैया ज़ोर ज़ोर से शोर मचाऊँगा। तो इस तरीके से मिजोरम हो जाएगा। फिर दूसरा दोस्त कहता है आपका अरे मैं तो रो दूँगा, तो रूणा को हम बताएंगे रोना, ठीक है, रूणा से रोना, तो अरुणा, चल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मिजोरम और अरुणाचल को हम 1987 से भी रिलेट कर लेंगे। फिर आपका आता है 1987, जो है 1987 में ही गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। अब इसे याद कैसे करें, तो देखिए अभी हमने बात की थी ना, 87 का संबंध सताने से होता है, यानी कि आपको कोई दुखी कर रहा है, आपको कुछ सता रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो भैया मैं बताऊं, मैं तो उसके मुंह पे क्या मारूंगा, गोबर फेंक के मारूंगा जो मुझे सताने की कोशिश करेगा। तो गोबर से हम कर लेंगे गोवा का संबंध, यानी कि 1987 में गोवा जो है 25वें राज्य का दर्जा इसको मिल गया था। फिर है आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। तो देखिए 2000 में एक नहीं 3 राज्य बने थे। देखिए 2000 में 1 नवंबर को बना था क्या, छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तरांचल और 15 नवंबर को झारखंड, यानी कि एक एक हफ्ते के डिफरेंस पे। तो देखिए आप इनमें से कोई भी अगर एक याद कर लेंगे तो आप बाकी भूलेंगे नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए उत्तरांचल यानी कि उत्तर, अगर आपसे कोई उत्तर मांगेगा, ठीक है, आज ये तो उत्तराखंड हो गया, आप
तो उत्तर जो आपसे कोई मांगेगा तो कोई तो क्या करेंगे, आप कहेंगे नो नो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, है ना। तो आप इसको नो को नौ से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तरांचल का संबंध 9 से हो जाएगा। तो 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड 27वां राज्य बना था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना था, ठीक है ना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या हुआ था, 28वां राज्य बना था। तो देखिए होता क्या है कि आपने घरों में देखा होगा कि पानी फैल जाता है ना घर में, तो माँ क्या करती है, झाड़ू से उसको झाड़ देती है। तो 15 जो है ना उसको ही समझिए पन, यानी कि पानी, पानी फैल गया तो माँ क्या करेगी, झाड़ू लेके इसको साफ कर देगी। तो इस तरीके से अब 15 को झारखंड से रिलेट कर लेंगे, बाकी छत्तीसगढ़ को तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे। फिर 2014 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि भाई होता क्या है, 14 को हम कहेंगे चोर, ठीक है। पहले ज़माने में चोर क्या करते थे, अपने शरीर पे क्या करते थे, तेल लगा के जाते थे, ठीक है ना। क्या करते थे, तेल लगा के जाते थे जिससे कोई उनको पकड़ ना पाए, अगर पकड़ेगा तो क्या होगा, फिसल जाएंगे और निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम तेलंगाना से इससे रिलेट कर लेंगे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्य बनने से और दमन दीव और नागर हवेली के साथ मिला देने से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अभी हमने बात की थी इसके बारे में। तो देखिए कब कौन से राज्य बने हैं इसको देखेंगे ज़रा। तो देखिए आप ये देख रहेंगे कि 71 में कौन बना, हिमाचल प्रदेश। 75 में कौन बना, सिक्किम। मैंने कहा था ना सिक्के को पिचकाने की कोशिश करोगे तो पिचकता नहीं है, यानी 75, ठीक। और हिम को इकट्ठे करोगे ना, ओलों को इकट्ठे करोगे तो मम्मी क्या करेगी, डांटेगी ना, चल यहाँ से चल, तो हिमाचल, ठीक। 71 और 2000 में 3 राज्य बने थे, आपको मालूम होगा। उत्तराखंड बना था, ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड। फिर इसके अलावा आपका बिहार से सटा हुआ है ये क्या, झारखंड, ठीक है। और छत्तीसगढ़, ये 2000 में बने थे, ठीक है। सन 2000 में ये 3 राज्य बने थे। तो उत्तराखंड मैंने बताया था, उत्तर को हम नो कहेंगे, नो नो हमें उत्तर नहीं देना। और जब 15 तारीख को क्या बना था, झारखंड, क्यों, जब पानी फैलता है तो मम्मी क्या करती हैं, झाड़ देती हैं। तो फिर ये बचा कौन सा, 1 तारीख को बचा कौन सा, छत्तीसगढ़। बड़ा इजी है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। फिर देखिए 2019 में अभी हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना हरियाणा, ये 1966 में बनाया था। कब, पंजाब को तोड़ करके। ये पंजाब से, पंजाब आप देखेंगे अभी दिखाते हैं आपको, ये जो क्षेत्र है ना सफ़ेद सफ़ेद सा, ये पंजाब है, ठीक है। ये जो पंजाब है, ठीक है, ये पंजाब है। इसी के टुकड़े करके हरियाणा बनाया गया था 1966 में। जैसे कि 6 उंगलियां हैं आपकी, तो 5 ही 5 होती हैं, तो पंजाब और 6 यानी कि 66। फिर देखिए आप 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो पूरा क्षेत्र था ना पहले, इसको बम्बई कहते थे, और इसको काट करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए। फिर इसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ट्रिक क्या बताई थी आपको मैंने कि कोई आपको सताएगा तो क्या कहेंगे, गोबर फेंक के मारेंगे। तो 87 का संबंध किससे हो गया, गोबर से, ठीक है जी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना था 1953 में। तो ये भी आप याद कर लेंगे। 14 और तेल, चोर तेल लगा के भागते थे पहले, तो इस प्रकार से आप तेलंगाना भी याद कर लेंगे। ये तो हमने बात कर ही ली झारखंड छत्तीसगढ़ की। आगे चलते हैं पूर्वोत्तर में। तो देखिए 87 में क्या बताया था मैंने,
अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और 1987 में ही मिजोरम को भी क्या मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा। हमने ट्रिक बात करी थी ना कि सताना सताना, तो भाई कोई अगर सताएगा तो क्या करोगे, तो मैं तो भैया जोर जोर से मचाऊंगा शोर। तो इस तरीके से 1987। फिर दूसरा कह रहा है कि भैया मैं तो रो दूंगा, तो रोना, तो रोना क्या, अरुणा। तो ऐसे करके आप 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन दोनों को जोड़ करके देख सकते हो। बहत्तर, बहत्तर को हम कैसे संबंध करें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय से, तो मैंने आपको क्या बताया था, बहत्तर जो है वो उसका मतलब है ब्याह, ब्याह यानी कि शादी। तो भाई जब शादी होती है तो क्या होता है, भाई बारातियों को तो पूड़ियाँ खाने को मिलती हैं त्रिपुरा, दूल्हे को क्या मिलता है, मनी, पैसा, दहेज। और अगर शादी में पानी पड़ जाए ना तो पूरी बारात की खाट खड़ी हो जाती है, सब किया कराया पे पानी फिर जाता है। तो इस तरीके से त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को याद कर लेंगे। तो चलिए साथियों, अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए साथियों, अभी आपने देखा होगा हाल ही में इन क्षेत्रों में सालों से कुछ मांग उठ रही है अलग अलग राज्य की। तो देखिए, आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 4 हिस्से बांटने की बात चल रही है। एक तो पूर्वांचल, पूर्वांचल जो है वो ये क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला ये वाला क्षेत्र है, सॉरी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, पूर्वांचल जो है वो ये क्षेत्र है, बुंदेलखंड आपका जो बांदा वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड है। ठीक, ये जो है ब्रज क्षेत्र, इसे हम पश्चिमी प्रदेश भी बोलते हैं, और ये जो है अवध। इस तरीके से 4 पार्ट में बांटने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो वहीं अगर आप असम में बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं वो बोडोलैंड, और ये क्षेत्र जो है वो गोरखालैंड में बांटने की बात हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में जो क्षेत्र है कच्छ के पास, उसको सौराष्ट्र की भी मांग उठ रही है। और महाराष्ट्र में ये क्षेत्र को विदर्भ की भी मांग उठ रही है, और दिल्ली के पूर्ण राज्य की भी मांग उठ रही है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों की मांग उठ रही है और ये क्या क्या समस्याएं हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद की। तो साथियों, जो क्षेत्रीय परिषद होती है इसे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका जो गठन होता है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वगैरह जो है वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, और संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो हर साल बदलते रहते हैं। देखिए, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। दिल्ली ही इसका क्या है, मुख्यालय है उत्तरी क्षेत्र का। अगर बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद की तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये आ रहे हैं, और इसका मुख्यालय प्रयागराज है। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करोगे तो उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम और बाकी के जितने भी 7 सिस्टर जो सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं वो हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी आते हैं, और इसकी जो मुख्यालय है वो चेन्नई है। और अगर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली ये सब आते हैं, और मुंबई उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाता है तो किस अनुसूची में संशोधन होगा, बताइए। अब बताइए, 1 अक्टूबर 1956 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या था, आंध्र प्रदेश। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, भारत तथा इंडिया। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है, तो भैया अनुच्छेद 3।
आर्टिकल 2 मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 3 इंटरनल मामला है और आर्टिकल 2 एक्सटर्नल मामला है। राज्य बनाने की बात अगर आ रही है तो भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। संसद द्वारा नए राज्यों का सृजन किया जाता है तो भाई आर्टिकल 360 से ये 68 से ये अलग है, इसलिए साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाता है तो किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची में। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और संघ शासित राज्य बनाए गए? तो 14 राज्य और 6 संयुक्त यूनियन टेरिटरीज बनाई गई 1 नवंबर 1956 को। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69th संविधान संशोधन के अनुसार। सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। 100वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा भारत तथा किस देश के मध्य कुछ राज्य क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया? तो भाई बांग्लादेश। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया? तो बेरूवाड़ी संघराज्य क्षेत्र। जेवीपी समिति में कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। याद कैसे करें? तो जूनागढ़ में भी जा है और जनमत में भी जा है, बस इसी से समझ जाएंगे। हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया है, कैसे किया गया है? तो भाई पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया है, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। याद कैसे करें कि भाई देखिए, जब भी पुलिस की कार्रवाई होती है तो अच्छों का क्या होता है? हृदय, दिल, हार्ट क्या होता है? कांपना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से हम हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम क्या किया गया था? तो भाई कर्नाटक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को किन 2 संघ शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम इस पर अपलोड किया करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में आपको लाभ दे, आपका फ़ायदा कराए और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन कराए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप लीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय।